ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे और उसमें देख रहे थे पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स में देख रहे थे तो जो था रदरफोर्ड मॉडल से एक्सटेंडेड वर्जन था। तो उन्होंने पहला बोला कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। उसमें से पहला पोस्टुलेट्स था कि अगर न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो कूलम्बिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियस है तो इस पे जेड ही चार्ज होगा, इसके अराउंड किसी भी एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, किसी रेडियस आर का ऑर्बिट है, इसमें घूम रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा v। तो ये का है कि कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर हम बात करें, सेंट्रीपिटल, तो ये चीज होता है mv²/r। और कूलम्बिक फोर्स का बात करें या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये k q1 q2/r² होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो k तो k ही है, एक चार्ज है जेड ही, हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं, एक है ही डिवाइड/r²। तो ये दोनों फोर्स जो है, यानी कि इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रहा है तो कूलम्बिक फोर्स इधर अट्रैक्टिव लग रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही, और ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं mv²/r जो होगा kZe²/r², यानी कि mv² kZe²/r। ये इक्वेशन यहाँ से हमको एक मिल रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमको ये चीज मिल रहा है, और वो मिल रहा है फर्स्ट पोस्टुलेट से। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन घूमता है, सर्कल में घूमता है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। और यहाँ पे वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कूलम्ब बिग फोर्स। तो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, अब सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा हर रेडियस में नहीं घूमेगा। ठीक है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही ये घूम सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा। वो कौन से ऑर्बिट में, विच सेटिस्फाइज L इक्वल टू NH/2π। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हम L को लिखते हैं mvr। अगर उसके बाद सर्कल में भी वेलोसिटी r रेडियस में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ये होता है। n जो है इंटीग्रल है, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। ठीक है, यानी कि हमें फुल फॉर्म में लिखना होता है, पूरा वर्ड में लिखते हैं angular momentum of revolution is equal to n times h/2π। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, L is to n/2π। इसको क्या लिख सकते हैं, mvr is equal to nh/। ठीक, तो ये चीज हमको इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है, mvr इक्वल टू NH/2π। h/2π को हम लोग h बार भी बोल देते हैं, तो इसको हम n इंटू h बार लिख सकते हैं। इसको h बार ही पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं h बार
ठीक है, एंड ये किसके बराबर है, तो h/2 के बराबर। इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 1.055 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आता है। ठीक है, h का वैल्यू हम लोग जानते हैं, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। यस इसका वैल्यू कितना होता है, 6.63 या 62 लिख लेते हैं, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल। इसमें पाई 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो 1.05। कैलकुलेशन में हर जगह आता है तो इस चीज को यूज कर लिया जाता है। जूल सेकंड है यूनिट। हाँ, जूल सेकेंड। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अबाउट में घूम रहा है, ठीक है, आर रेडियस में ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसके पास जो एनर्जी होगा ये दो फॉर्म में होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ mv²। ठीक है, इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, r दूरी पे फिक्स्ड है, तो हम लिख सकते हैं -kZe²/r। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं दो चार्जेस के लिए, अगर Q2 है तो KQ1Q2/r साइन के साथ, तो साइन यहाँ पे एक चार्ज का निगेटिव है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं -KQ1Q2, यानी कि एक Q है Z इंटू ई और एक है E। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ये चीज। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि टोटल एनर्जी अगर हम लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन लिखेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी एडिशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv² -kZe²/r। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो होगा किसी भी r के लिए, यानी कि इन एन ऑर्बिट, इन एनी वन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन हैव दिस एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी होगा। ठीक है, अब अगर वो एक, मान लेते हैं कि किसी एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट पे जाता है, तो पहले ऑर्बिट का कुछ और एनर्जी r चेंज होगा। तो अगर r चेंज होगा, v चेंज होगा, सारे ऑर्बिट का अपना अपना वेलोसिटी होगा, सारे ऑर्बिट का अपना अपना रेडियस होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी एनर्जी, लेकिन अगर किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस चेंज होगा कुछ, और जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी होगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाने आने में, तो वही जो होगा रेडिएट करेगा एनर्जी। ठीक है, तो इसी इसको स्टेटमेंट में लिखें तो while revolving around the nucleus in an orbit, किसी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो इट इज इन स्टेबल स्टेट एंड हैव सम एनर्जी। ठीक है, एंड if it jumps from higher state बोल सकते हैं, ठीक है, हायर स्टेट या हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, it emits
एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एमिट करेगा, और अगर लोअर से हायर देगा तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, विच इज डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ बोथ ऑर्बिट्स। ठीक है, दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि ये दो हमारे एनर्जी लेवल है, दो सेल्स हैं, N1 है, ये N2 है, ये जो है लोअर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा था, इसको अगर हमको यहाँ से इस पे भेजना है तो इस केस में हमको इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा एनर्जी। लेकिन अगर ये जो है हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है, N2 हायर है, N1 लोअर है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हायर से लोअर पे जाना है तो यहाँ से जो है हमको कुछ एनर्जी रेडिएट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको एनर्जी मिलेगा, इसका हमको एनर्जी मिलेगा। यानी कि अगर हायर है ये N2 हायर है N1 से, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोअर से हायर दे रहे हैं तो एनर्जी देना पड़ रहा है, और हायर से अगर लोअर पे जा रहा है तो एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और वो एनर्जी क्या है, तो इसका अगर कुछ एनर्जी लेवल E1 है, इसका कुछ एनर्जी E2 है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा E अगर बोल रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी डेल्टा E ही है, यानी कि h न्यू बोलो या फिर hc/λ। सर उस एनर्जी का क्या यूज होता है जो एमिट हो जाता है हायर से कौन लोअर सी ऑर्बिट एनर्जी, पर? यही तो देखे थे कि अगर एक्सरे भी था, एक हायर से लोअर आ रहा तो एनर्जी निकल, एनर्जी था सर आवाज कि सही अगर से नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एक्सरे देखे थे तो एक्सरे में अगर हम जो इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा था टारगेट मटेरियल से, तो सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जा रहा था, तो हायर से जो लोअर पे आ रहे थे एनर्जी, लोअर पे जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे तो जो एनर्जी रिलीज कर रहे थे उस समय हाँ वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे उसी को तो कह रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही वहां पे एक्सरे का रेंज में था तो एक्सरे कर लिए, आगे देखेंगे इसको गामा रे सारे में जो भी होता है यही चीज होता है, यहाँ से भी अगर रेडिएशन निकलता है वो यहीं से निकलता है। हम जैसे बोलते हैं कि हम अगर बैठे हुए हैं, हर एक इंसान रेडिएट करता है 0 डिग्री 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे, कहते हैं हाँ हर एक बॉडी रेडिएट करता है, तो रेडिएशन कहाँ से आता है, तो यहीं से आता है, एटॉमिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उन्हीं के बीच में कुछ जंपिंग वम्पिंग होता है, तो वहीं से वो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, लोअर ऑर्बिट से हायर जाने के लिए एनर्जी फिर कहाँ से आता है? किसी सोर्स से दे रहे हैं, जैसे अगर हम लोहा को गर्म कर रहे हैं तो हम हीट कर रहे हैं तो हम एनर्जी दे रहे हैं। उसके लिए ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स देते हैं, हाँ पर उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल सोर्स देते हैं। हाँ, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि लोअर स्टेट क्या होता है, मोर स्टेबल टू हायर स्टेट हाँ होता है ना, अंदर यस वाला जो सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। यस ठीक है, सर। तो स्टेबल लेवल से अनस्टेबल जाने के लिए तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाँ अनस्टेबल है तो स्टेबल खुद ब खुद ना चाहता है। हाँ ठीक है, तो इसलिए हायर से लोअर जब जाएगा तो खुद ब खुद जा रहा है, तो जा रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि हायर एनर्जी है, हाँ लोअर पे आ रहा है तो जो डिफरेंस है वो रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये 3 पोस्टुलेट्स थे उनके। ये पहला पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स से बैलेंस हो रहा है। दूसरा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। तीसरा कि हर ऑर्बिट
क्या है, एक अपना का एनर्जी होगा, यानी जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका अपना एनर्जी होगा। और वो जो रेडिएशन या स्पेक्ट्रम जो हमको मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करने से मिल रहा है। ठीक है, खुद से अगर जंप करते जा रहा है तो हमको जो एनर्जी मिल रहा है, अगर हमको जंप कराना होगा तो हमको एनर्जी देना पड़ा होगा। और वो एनर्जी कितना होगा, तो दोनों जो हमारे तो जो लेवल है उनके एनर्जी डिफरेंस। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं फॉर nth ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल बोलते हैं, के एल एम एन ऐसे ही चलता है, तो n1 n2 n3 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम जो भी कुछ लेंगे, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका जो पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा सेल है, ऐसा होता है। ये के एल एम ऐसे ही चलता है, तो इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, ऐसा ही। ठीक है, नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही हमारा चलेगा इसमें। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। क्लियर है? तो ऐसा ही हमारा होगा कि न्यूक्लियस से कौन सा ऑर्बिट कैसे चल रहा है, उसी तरीके से हम पहला बोल रहे हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आएगा? तो ऊपर हम लोग के दो तीन इक्वेशंस मिले थे, तो एक तो मिला था mv स्क्वायर। ठीक है, mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक इक्वेशन मिला एम वी आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन 2 मिला। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो भी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको आर का जो वैल्यू मिलेगा, आर nth के लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि n यहाँ पे यूज है, तो n के लिए लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, और ये वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज याद रखते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वाले वैल्यू को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ज्यादा यूज नहीं है लेकिन कभी कभार यूज हो जाता है। एच स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई स्क्वायर एम, यहाँ पे इतना ही याद रखना है क्योंकि 4 पाई एच के ये सब ई कांस्टेंट है, एम मेन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज ध्यान रखेंगे, आर एन जो है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। और क्योंकि मोस्टली केसेस में हमको क्या करता है कि हो सकता है कि ऐसा बोलता है क्वेश्चन चेंज करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की जगह हम कोई और चार्ज पार्टिकल मान ले जिसका मास ये है, चार्ज ये है, तो उस केस के लिए। ठीक है, बाकी हमको इलेक्ट्रॉन के लिए देखागा तो ई भी फिक्स्ड है, एम भी फिक्स्ड है, के भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बोर एटॉमिक मॉडल के लिए ये चीज याद रखते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी। क्या होता है तुम लोग बोलो, वीएन क्या आता है?
ऊपर में किसी में भी आर का वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलता है 2π/k² इंटू z/n। ये सारा फिर से कांस्टेंट है। तो VNF अगर हमको याद करना होगा तो याद करते हैं 2.18 या 2.8 2 याद कर लिया जाता है z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हमारा वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो ये है थर्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब सब डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होता है? तो हम इसको ओमेगा को बोल सकते हैं 2π/t, या फिर वेलोसिटी के टर्म में v/r भी बोलते हैं। ठीक है, तो vn/rn हो जाएगा। तो vn/rn अगर हम लिखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा ये चीज लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये z/n है, ये n² है। तो vn/n करेंगे तो z²/n³ मिलेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होगा प्रोपोर्शनल होगा n³/z²। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इतने टाइम में ये रिवॉल्व होगा। और इस n और z में ऐसा रिलेशन। फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो आएगा वो ओमेगा के इक्वल ही आएगा। तो ये चीज आ गई z²/n³। ठीक है, तो हम अगर ये दोनों याद रखें आर भी, तो आर भी याद रखें तो ओमेगा हमको याद हो जाएगा, टाइम पीरियड याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी याद रहेगा। तो ये दोनों हमको याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि वी और आर ये दोनों हमको याद रखें। तो आर आ रहा है 0.529 इंटू n²/z। जितना ज्यादा हम n बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस की बात। जेड अगर हम बड़ा करते जाएं तो उतना ही जो आर का वैल्यू होता है थोड़ा इफेक्टिव कम होता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं आर जेड बढ़ाएंगे तो आर घटेगा। वेलोसिटी उसका अपोज होता है z/n होता है। एंगुलर वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम बोले करंट, कौन सा पॉइंट हो गया, थर्ड फोर्थ। अब हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग बोलो। करंट इन nth ऑर्बिट क्या होगा? ठीक है, प्रोपोर्शनल का ही बात हो रहा है। करंट हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2/t। क्यू कितना है, ई टाइम कितना है, 1 टाइम पीरियड, या फिर इसको ई इंटू एफ भी लिख सकते हैं। तो इसका हम पूरा ही लिख दे रहे हैं। ये जो चीज आता है ये आता है 4π² k² z e⁻⁵m/h³ इंटू z²/n³। ये सब कांस्टेंट है। तो in इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि in इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³ होगा। ठीक है,
ठीक है, ये चीज फाइंड करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट न्यूक्लियस ड्यू टू nth ऑर्बिट करंट। ऑर्बिट में करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो चंदन। ऐसा ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ से हमको करंट आई दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉल r यूज करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इन दोनों को अगर हम मिला के सॉल्व करते हैं तो बीज हमको प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा z क्यूब बाई n पावर 5। ठीक है, फॉर्मूला में आई का वैल्यू पुट मिल जाएगा हमको। प्रोपोर्शनल से मतलब होता है, क्योंकि रिलेशन ही हमसे पूछता है, रेशियो पूछता है, तो प्रोपोर्शनलिटी अगर याद हमसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पॉइंट हो गया, 5, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, बोर का ही बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैपिटल एम से लिखते थे, एम बराबर फॉर्मूला अगर याद हो तो NIA बोला करते थे, यहाँ तो सिंगल है तो ये हो जाएगा IN इंटू ए पाई RN का स्क्वायर, यानी कि M इज प्रोपोर्शनल टू IN एंड प्रोपोर्शनल टू RN का स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर M का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको सॉल्व, ये RN का ENH बाई 4m, बाई m, इस चीज को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, डज नॉट डिपेंड ऑन z। ठीक है, एंड इफ n is equal to 1 that implies m is equal to EH upon 4 pi m। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग वोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहाँ से एक चीज और हम बताए थे कि m/l जो रेशियो आता है, ये आता है h अपॉन 2 पाई, नहीं E/2m, ये आता था m/l। तो यहाँ से अगर देखो तो l का वैल्यू होता है NH, ऊपर वाले से देख रहे हैं, l NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ से अगर NH अपॉन 2 पाई हटा दें तो यहाँ से हमको ये चीज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ENH या NEH बाई 2 पाई m। अगर N1 हो तो इसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। ठीक है, ये सारा चीज उम्मीद है कि केमिस्ट्री में किए होगे। सुधांशु, ये सब तो नहीं किए थे, ये सब नहीं हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये सब नहीं पढ़े थे तो नहीं बताया गया होगा। हाँ, उस समय कहाँ पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटॉन, ये सब चीजें हम लोग अब पढ़ लिए हैं, तो जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूप में घूम रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, तो वही लिखे हैं। फिर ये सब अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में शायद नहीं दे रखा है ये सब। ये बोर मैग्नेटॉन वाला तुम लोग का इसमें EMI वाले में दिया हुआ है।
ये तो ठीक है दिया हुआ है सर, ये पता है। हाँ ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है तो ये भी तो उस वाले चैप्टर में था ही, कि ये चैप्टर में था। ठीक है, तो यहाँ वहाँ करंट दोनों ये सब जगह तो मिला नहीं के होगा। करंट नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो था। तो मैग्नेटिक फील्ड था तो करंट तो पूछ ही सकता है। ठीक है, ये वोर में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब है एनर्जी। एनर्जी तो ये याद होगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी बताया जाता है, केमिस्ट्री में इसके बिना काम ही नहीं चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल एनर्जी जो है ये आया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना है? तो यहाँ से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो हाफ mv² और ये था माइनस kze²/r। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर nth ऑर्बिट ही हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे हाफ mv²। तो भी हम जानते हैं कितना होता है, इसको अगर हम पुट करेंगे और सॉल्व करें या फिर डायरेक्टली भी करके करेंगे या फिर सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आ रहा है अब? हाँ सर। हम लोग जब सेंट्रीपिटल फोर्स को कूलम्बिक फोर्स के बराबर लिखे थे तो उस समय mv² बराबर ये इक्वेशन आया था। तो वहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आएगा 1/2 kze²/r। ठीक है, ये चीज आएगी। r जो होता है वो वैल्यू होता है n² के टर्म में। ठीक है, तो हम फिलहाल टोटल लिखते हैं, उसके बाद फाइंड लास्ट में फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखते हैं तो लिखते हैं माइनस kze²/r। ठीक है, तो यहाँ से टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी को हम यू लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो -1/2 kze²/r आ रहा है। यानी कि यहाँ पे तीनों से अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। सबका मैग्नीट्यूड का बात कर तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों से मैग्नीट्यूड वाइज डबल। ठीक है, तो अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो हमको इस चीज वैल्यू को फाइंड जाएगा 1/2। आर का वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, इसमें हम आर का वैल्यू पुट करेंगे, जो आर ऊपर आया था हमारा, तो n² का वो टर्म होता है, तो हम लिख रहे हैं -1/2 kze²। आर जो होगा हमारा नीचे आ जाएगा n²h², ऊपर 4π² ke²m था। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये रेशियो से मतलब है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -13.6 इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो आता है हमारा -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आता है। ठीक है, तो ये चीज है टोटल एनर्जी। मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो इतना ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल हो जाएगा, निगेटिव में ही रहेगा। तो ये वाला अगर याद रखेंगे तो टोटल एनर्जी से हम लोग ये सारा भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से अगर हम टोटल एनर्जी लिखते हैं तो ये आता है -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर ये एनर्जी आ रहा है तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए अगर हम लिखें तो एनर्जी, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डबल हो जाएगा ना? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैच सेम है ना। देखो हाफ है, ये भी तो हाफ वो है, बाकी तो पोटेंशियल सेम एनर्जी है। का डबल हो जाएगा ना? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ना होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो ये है, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो ये इन दोनों का हाफ है। ठीक है, तो ये हाँ सर टोटल ठीक है। एनर्जी आया, इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगा। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के लिए या डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए अगर हम एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, इधर लिख देते हैं 13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ये जो है n=1, n=2, n=3, n=4, ये n= हम इंफिनिटी ले रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, 4 के बाद इंफिनिटी ले रहे हैं। अगर हम 1 रखेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जी यहाँ पे लिख रहे हैं -13.6 Z²। हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन के लिए तो Z1 होता, तो हम 13.6 लिखते हैं। जब 2 रखेंगे तो 13.6 बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू सॉल्व करो तो देखो आ रहा है -3.4 इंटू Z²। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे n का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 13.6 बाई 9 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करते हैं तो आता है -1.51 इंटू Z²। वैसे ही 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन इंटू Z का, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 5 होता तो 0.54 और इंफिनिटी है तो यहाँ पे ये 0, n का वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी में बोले कि दो का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, किसी के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है 13.6 माइनस ये, तो ये 10.2 आएगा, Z² रहेगा ही। यहाँ पे वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 1 1.9। ठीक है, वैसे ही ऊपर वाले में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.85 है, 11 में से 5 गया 6, 0.76। ठीक है, यानी कि डिफरेंस अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस इसलिए लिख रहे हैं, हो सकता है कि हमसे फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, फर्स्ट फोर्थ का डिफरेंस लिखा जाए, तो अगर हमको मिले ऐसा तो हमको लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे ये जो एनर्जी आता है -0.54 इंटू Z² होता है। ठीक है, तो 1 से 5 तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सीरीज में देखते हैं तो 5 तक देखते हैं, 5 तक, इसलिए 5 तक का लिख रहे हैं। तो
यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सबका एक एनर्जी लेवल है, सब एनर्जी का अपना अपना एक एनर्जी है। हाइड्रोजन रहता तो Z1 होता, तो फर्स्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, सेकेंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, थर्ड में -1.51 होता, फोर्थ में -0.85 होता, ऐसे ही सब में चेंज होते रहता। सर 1 2 पॉजिटिव का नहीं हो सकता है ना? नहीं, 0 तक निगेटिव ही रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी है, देख रहे हैं ऊपर वाला इक्वेशन अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, निगेटिव ही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊपर से बाइंडेड है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में बाउंडेड है, तो उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट सेल में है तो उसके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए। अगर हमको उसको इन्फिनिटी तक भेजना है, ठीक है, तो इन्फिनिटी तक भेजना है तो हमको उतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी तक भेजना है तो हमको उतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितना? 13.6। सेकेंड से इन्फिनिटी भेजना है तो 13.4। उसी एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एटम को आयोनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ये चीज बात को लगा। ठीक है, तो अब जो भी कुछ है वो सारी चीज केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है। एक चीज और हियर, अगर En जो हम लिखे थे वो हमारा कुछ ऐसा है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e स्क्वायर e⁴ m। ठीक है, हमको भी याद नहीं है, कहीं लिख रहे हैं HQ। ठीक है, h स्क्वायर था नीचे और इधर था Z²/n²। अगर हम इसमें ऊपर CH से मल्टीपल और नीचे C से डिवाइड कर दे, यहाँ पे क्यूब कर दे रहे हैं। ठीक है, CH से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही लिखे हैं। ठीक है, ये चीज है। अगर हम ऊपर नीचे CH से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, तो हमको जो वैल्यू मिलता है, ये वाला जो वैल्यू हमको दिख रहा है, ये वाला टर्म, इसको हम लोग बोल देते हैं R, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा RCH। C जो है स्पीड ऑफ लाइट है बाई n², यानी टोटल एनर्जी को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ पे R क्या है, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, C क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट। C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है, और यहाँ En आ रहा है -RCH इंटू Z²/n²। ठीक है, तो R का वैल्यू अगर हम सॉल्व करते तो आता है 1.096 या 097 हम कर देते हैं, इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, कभी कभी 1 ही ले लिया जाता है 10⁻⁷, ऐसे 1.096 आता है यहाँ पे, तो जो कभी कभी 1.097 ले लिया जाता है, लेकिन हम 6 इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त नीचे 2 3 अगर रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये चीज है, रिडबर्ग कांस्टेंट जो है हम सॉल्व कर रहे हैं तो इतना चीज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, हियर RCH का जो वैल्यू है वो 13.6 है, Z भी नंबर है, N भी नंबर है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि Z भी एटॉमिक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं है, N भी नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो जो भी यूनिट है वो RCH का है, और RCH का यूनिट यहाँ पे आ रहा है 13.6, यानी Z1 है, N1 है, तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इट इज Z=1 and अगर n=1, दिस implies En =
माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि फॉर हाइड्रोजन एटम एंड n इक्वल टू 1 एनर्जी जो आ रहा है वो आ रहा है 13.6, यानी RCH हम लोग बोल रहे हैं। और यहाँ क्या है, रिडवर्क्स कांस्टेंट है, यानी कि ये जो एनर्जी है हम ये दे रहे हैं इसको रिडवर्क कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक है। और ये एनर्जी जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग रिडवर्क्स एनर्जी, ठीक है। माइनस के साथ अगर लगा लें तो माइनस के साथ जो आता है वो रिडवर्क्स एनर्जी आता है। तो 1 रिडवर्क एनर्जी कितना हो जाएगा, तो इसी चीज को इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको अगर हम 1 रिडवर्क के लिए फाइंड करते हैं तो आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है। इसको जूल में लिखेंगे तो 2.17 इंटू 10 का पावर माइनस 18 जूल होता है, ठीक है। तो ये 1 रिडवर्क एनर्जी जो है इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है। RCH याद रहे, R भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट, इस चीज को हम लोग रिडवर्क एनर्जी बोलते हैं RCH, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका फर्स्ट सेल का जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं रिडवर्क एनर्जी। RCH आता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, एक्साइटेशन या फिर आयोनाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो दो सेल्स के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देते आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट कब कहेंगे और आयोनाइजेशन कब कहेंगे, तो एक्साइटेशन का अगर बात कर रहे हैं तो इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, it is called excitation, and atom is called in excited state, ठीक है। सर जो एक्साइटेड लोअर, स्टेट में अनस्टेबल रहता होगा। हाँ अनस्टेबल ही रहता है। हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट यानी जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो ग्राउंड स्टेट में, अगर वो ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है तो बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो स्टेबल होना चाहता है, तो एक्साइटेड तो लोअर स्टेट में जंप मारता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये सब चीजें बहुत कहानी करे होगे कि एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट से वो रिएक्शन कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम समय के लिए ही इलेक्ट्रॉन रहता है, हम उसको एनर्जी दिए, एक्साइटेड स्टेट में गया और तुरंत से स्टेबल होने के लिए वो फिर से जंप मार जाता है। तो सब चीज देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इसको एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं। आयोनाइजेशन किसको बोल रहे हैं, तो इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स आउट फ्रॉम एटम बोल सकते हैं, ठीक है। एटम से एकदम बाहर चला गया, ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट छोड़ के, एटम्स ऑर्बिट छोड़ के अगर बाहर निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, हम बोलेंगे एटम जो है आयोनाइज हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ जो एटम है, यानी कि यहाँ से एटम को हम कहा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहा, यानी इलेक्ट्रॉन
jumps from nth orbit to infinite, infinity तक गया, बाहर चला गया। तो यहाँ एनर्जी जो होगा required is called ionization energy। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस होता है, एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि x है, ये 2 3 ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये 1 2 ये मान लेते हैं कुछ भी है nth। तो अगर हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो बोल रहे हैं एक्साइटेड है, एक्साइटेड है। यहाँ से हम इंफिनिटी पे ले जा रहे हैं तो बोल रहे हैं आयोनाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम छोड़ के भाग गया, एटम पे अब चार्ज दिख रहा होगा, एटम पे आयन दिख रहा है, आयन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि आयोनाइज हो गया। ठीक है, ऐसे ही उल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, इतना हमको एनर्जी देना पड़ा। अगर हम बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है वो इतना एनर्जी से बंधा हुआ है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो बाइंडिंग एनर्जी भी वही चीज है। ठीक है, यानी कि अगर इंफिनिटी से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को लाना होगा तो हमको उतना ही एनर्जी मिलेगा, -13.6 इंटू जे, हाइड्रोजन है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर कोई और एटम है तो इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग सेल्स में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जमा रहा है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा या फिर कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइप के रेडिएशन होता है। ठीक है, बामर सीरीज आता है, पास्कल सीरीज आता है, तो सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे देखते हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहा है, किस पे जंप मार रहा है, कितना एनर्जी निकलेगा। तो ये चीज था हमारा एक्साइटेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि यहाँ पे एनर्जी जो अगर हम लिखें तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर हमको इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा तब इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक सेल से दूसरे सेल पे ले जा रहे हैं, यानी लोअर से हायर पे ले जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं एक्साइटेड है। और अगर कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर से आउटर इलेक्ट्रॉन जो है जंप मार के लोअर इलेक्ट्रॉन पे आएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में या फिर आयोनाइज करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। और एक बार वो एक्साइटेड हो गया तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये है तो इसका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट चला गया, यहाँ पे गया तो एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, एक्साइटेड से ग्राउंड में आने से एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, इतना बात अगर क्लियर है तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जा रहा है तो हमको एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि एन होता है -13.6 या फिर आरसीएच के टर्म में RCH Z²/n²। ठीक है, तो अगर हम दो बिट डाल रहे हैं तो -EN1 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो -RCH कॉमन जाएगा 1/n2² -1/n1 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिफरेंस है, तो ये डेल्टा ई आ गया हमारा, इक्वल टू माइनस को अंदर ले जाएंगे तो RCH हम माइनस रहने दे या फिर बाहर लिखे तो 13.6
जेड स्क्वायर वन अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले गए तो 1/n1 माइनस 1/n2 कर दिए, माइनस बाहर रखेंगे तो 1/n2 माइनस 1/n1 रखेंगे। ठीक है, वही अगर हम यहाँ पे बोले कि n2 है, ये हमारे डेल्टा ई आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हम बोले कि यहाँ पे n2 जो है इंफिनिटी हो गया, ठीक है, अगर n2 इंफिनिटी हो गया तो ये जो डेल्टा ई आएगा, ये डेल्टा ई जो होगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, नहीं कि अगर इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं तब वो एनर्जी जो कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब इसी डेल्टा ई को लेमडा के फॉर्म में एल्सो, ये जो डेल्टा ई है ये एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड होगा। ठीक है, अगर हायर से लोअर आ रहा है तो ये फोटोन एनर्जी रिलीज होगा, जैसे शुरू में हम बताए थे कितना एनर्जी दिए या फिर निकला। तो अगर ये 2 से 1 में आ रहा है, यहाँ पे n2 है, ये n1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, तो ऐसा हमको एनर्जी मिलेगा h न्यू, यही डेल्टा ई के बराबर होगा। तो यहाँ से डेल्टा ई को हम h न्यू बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा ई इजकल टू एच सी बाई लेमडा, जिसको हम लिख रहे हैं आर सी एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, सी एच कट जाएगा, यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगा 1 बाई लेमडा इजकल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा। आर को बोलते हैं रेडवर्क्स कांस्टेंट। इस 1 बाई लेमडा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वेव नंबर। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं लेमडा के लिए। ठीक है, तो ये चीज लेमडा हमारा इक्वेशन आ रहा है, दो चीज का अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो लेमडा के फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हम इक्वेशन अभी जितना भी पढ़े एनर्जी का, हमको लगता है कि 90 या 100% केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला भी पढ़ाया जाता ही है। ठीक है, हमको फॉर्मूला ही याद है, बाकी सब भूल गए हैं, बहुत साल हो गया। फिर भी इतना बात में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो सुधांशु, हेलो नहीं सर, नहीं दिख रहे थे। हेलो, यस सर। कहाँ गायब हो गए हो क्या? सर बोल इतना तो रहे। बात आवाज नहीं आ रहा था, इतना बात समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, तो इन सब से न्यूमेरिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी जो फॉर्मूला है उसको एक मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक पेज पे लिख के जहाँ भी पढ़ने बैठते हो उसके सामने चिपका दो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स और फिजिक्स का सेकेंड पार्ट यानी हीट, ये सब चीज था, उसमें भी बहुत फॉर्मूला भर भर के है। तो ये सारे फॉर्मूलेज को चिपका दो, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स वाला पार्ट हर जगह लगता है तो उसका फॉर्मूला हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हीट वाला और इसमें का फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं आसानी से। तो इस चीज का फॉर्मूला हर जगह लिख के चिपका दो। ठीक है, जहाँ पढ़ने बैठते हो वहां पे।
तो ये था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन अगर देखेंगे तो इतना वेवलेंथ का हमको मिल रहा है। यहाँ से हमको एनर्जी दिख रहा है, कितना एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, एनर्जी डिफरेंस से हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अगर हमको मिलेगा तब यूज करेंगे कि N2 से N1 फाइंड करने के लिए किसी भी एटम के लिए। लेकिन अगर हमको एनर्जी डिफरेंस पता हो, ठीक है, इफ डेल्टा E इज नोन, ठीक है, और इस केस में अगर हमको वेवलेंथ निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा E इजकल टू hc बाय लेमडा, यानी कि 1240031 लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम इतना बोल रहे हैं, इसको इन एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये नोन है, हमको लेमडा फाइंड करना है, तो लेमडा इजकल टू लिखेंगे 12400 बाई डेल्टा E, ये हमको मिल जाएगा एंगस्ट्रम में। ठीक है, यानी कि अगर एनर्जी डिफरेंस नोन हो तो ये फॉर्मूला यूज करना आसान है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला। बाकी जैसे इच्छा वैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कितना बच रहा टाइम? 18 हो पाएगा? छोड़ दीजिए आज। ठीक है, आज रहने देते, नहीं तो कोई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि वही लाइंस एनर्जी कितने कितने जा रहे हैं, उसमें फिर बामर पास करनी है, सब चीजें जो है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का जो है मास है उसका और इलेक्ट्रॉन का भी मास को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो रोटेशन होगा वो न्यूक्लियस को हम लोग फिक्स करके माने, लेकिन अगर रियली में देखते हैं तो न्यूक्लियस के पास भी मास है, इलेक्ट्रॉन के भी पास मास है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो सब चीजें इफेक्ट थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, और वो शायद हम लोग में है, एक बार से चेक कर लेंगे नीट में है या नहीं। और फिर एटॉमिक कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन तो है। ठीक है, और मोस्टली 2 लेक्चर इससे जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में 5 से 6 लेक्चर लगेगा, और सेमीकंडक्टर इसमें भी 6, तो आज 6 तारीख है। ठीक है, इस मंथ खत्म होते होते रियोप्टिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। इस फॉर्मूले को एक बार प्रैक्टिस करना और याद रखना। ठीक है फिर। ठीक है सर।